हेलो बच्चे लोग, कैसे हैं आप सब लोग। तो बच्चों, हमने लास्ट वीडियो में अपने क्लास 12th इंडियन इकोनॉमिक्स के चैप्टर नंबर 1 को वन शॉट वीडियो की मदद से पूरी तरह कंप्लीट कर दिया था। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं इंडियन इकोनॉमिक्स का चैप्टर नंबर 2, इकोनॉमिक सिस्टम एंड कॉमन गोल्स ऑफ 5 ईयर प्लान। और इस चैप्टर को भी हम वन शॉट वीडियो की मदद से ही आज खत्म करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो बच्चों, सबसे पहले ना, इस चैप्टर का नाम है इकोनॉमिक सिस्टम एंड कॉमन गोल्स ऑफ 5 ईयर प्लान, यानी कि आर्थिक प्रणाली और पंचवर्षीय योजना के सामान्य लक्ष्य। अब देखो, इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले कुछ बेसिक चीज़ें मैं आपको बता देता हूँ। ये चैप्टर पूरा नहीं है, मतलब ये चैप्टर पहले बहुत बड़ा होता था, बट सीबीएसई ने इसे काट पीट के बहुत छोटा सा चैप्टर कर दिया और बहुत लिमिटेड टॉपिक इस चैप्टर में बचे हैं। तो हम सिर्फ वही टॉपिक करेंगे जो आपके कोर्स का पार्ट है, ठीक है बच्चों। और सबसे पहले देखो, यहाँ पे एक वर्ड है कॉमन गोल्स ऑफ 5 ईयर प्लान। तो अगर मैं आपको पहले बता देता हूँ, वैसे ये टॉपिक कट चुका है। 5 ईयर प्लान्स होते क्या हैं? देखो, जब इंडिया आज़ाद हुआ था, हमने सबसे पहले देखा था कि चैप्टर 1 में कि जब इंडिया आज़ाद हुआ था तो उस टाइम पे हमारे इंडिया की क्या क्या मतलब कैसी कंडीशन थी अलग अलग सेक्टर की, ठीक है। तो उन प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए ना, हमारी जो गवर्नमेंट थी वो लेके आई थी 5 ईयर प्लान, यानी कि 5-5 साल के प्लान बनाए गए थे कि हमारे 5 साल तक एक पर्टिकुलर टॉपिक पे फोकस करना है, इस प्रॉब्लम को सोल्व करना है। उसके अगले 5 साल हमारी गवर्नमेंट जो है किसी और प्रॉब्लम को सोल्व करेगी इंडिया में, ठीक है। तो ऐसे 5 ईयर प्लान बनाए गए थे। और सबसे पहला 5 ईयर प्लान कब आया था? 1951 में। बेशक ये इतना ज़्यादा डिटेल में ना पूछे, बट एमसीक्यू वगैरह पूछे जा सकते हैं, याद रखना, ठीक है। फर्स्ट 5 ईयर प्लान कब आया था? 1951 में। अब इन्होंने हमारे कोर्स में क्या करा है, इन्होंने ये 5 ईयर प्लान के बारे में जो पहले बताया जाता था ना, वो सारा काट दिया। बस क्या रखा है? कॉमन गोल्स ऑफ 5 ईयर प्लान। इन्होंने ये नहीं बताया हमें 5 ईयर प्लान होता क्या है, इन्होंने पूछ लिया उसके गोल क्या थे। अरे पहले कोर्स में ये तो बता देते थे भाई कि 5 ईयर प्लान होते क्या हैं, उसके गोल की बात तभी तो करते हैं हम। बट अब कोई नहीं, जो भी हमारे कोर्स में हमें वो तो पढ़ना ही पड़ेगा। बट मैंने आपको फिर भी एक बेसिक आइडिया दे दिया 5 ईयर प्लान होते क्या थे, बस याद रखना। पहला 5 ईयर प्लान कब आया था? 1951 में आया था। उस पहले 5 ईयर प्लान में फोकस किस पे किया गया था? एग्रीकल्चर सेक्टर पे फोकस किया गया था। इतना क्लियर सब बच्चों को? तो बच्चों, अब जो हमारा पहला टॉपिक आता है वो आता है इकोनॉमिक सिस्टम, यानी कि आर्थिक प्रणाली होती क्या है। अब बच्चों, मैं आपको एक बार और बता रहा हूँ कि इस वीडियो में हम सिर्फ उन्हीं टॉपिक को कवर करेंगे जो सीबीएसई के बेसिस पे आपके कोर्स का पार्ट है। जो भी टॉपिक डिलीट हो चुके हैं उनको हम कवर नहीं करने वाले हैं, ठीक है बच्चों। तो अब बात करें कि इकोनॉमिक सिस्टम यानी कि आर्थिक प्रणाली होती क्या है। देखो, इट रेफर्स टू द अरेंजमेंट बाय विच सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमी आर सोल्व्ड। हिंदी में देखो तो आर्थिक प्रणाली से तात्पर्य उन व्यवस्थाओं से है जिनके द्वारा अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्या का समाधान किया जाता था। अब देखो, सबसे पहले यहाँ पे वर्ड आया सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमी, यानी कि केंद्रीय समस्या, अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्या। अब आपने 11th क्लास में पढ़ा होगा कि सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमी क्या थी। हमारी 3 तरह की प्रॉब्लम होती थी, व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, फॉर होम टू प्रोड्यूस, यानी कि क्या बनाना है, किसके लिए बनाना है और कैसे बनाना है, ठीक है। ये क्या होती थी? हमारी सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमी, यानी कि अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्या। तो ये क्या होता था? हमारा एक सिस्टम, यानी कि हमारी अर्थव्यवस्था में एक ऐसा सिस्टम बनाना, इकोनॉमी में एक ऐसा सिस्टम बनाना, अरेंजमेंट्स बनाना, जिससे हमारी ये जो भी हमारी सेंट्रल प्रॉब्लम थी, वहाँ व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, फॉर होम टू प्रोड्यूस, उसको सोल्व करने के लिए जो भी अरेंजमेंट लाए गए थे उनको बोला जाता था इकोनॉमिक सिस्टम, यानी कि आर्थिक प्रणाली। तो अब अगर बात करें कि इकोनॉमिक सिस्टम में क्या क्या इंक्लूड होता था, ठीक है, जो आपने 11th में पढ़ा था, हाउ टू प्रोड्यूस, व्हाट टू प्रोड्यूस, होम टू प्रोड्यूस, वही होगा। देखो, सिस्टम ऑफ प्रोडक्शन यानी कि हाउ टू प्रोड्यूस। देखो यहाँ पे 12th में आके ना ये डायरेक्ट नहीं बोलते हाउ टू प्रोड्यूस, ये बुक में क्या लिखेंगे? सिस्टम ऑफ प्रोडक्शन, यानी कि प्रोडक्शन कैसे करनी है। तो मतलब क्या है? हाउ टू प्रोड्यूस ही तो है भाई, यानी कि उत्पादन की प्रणाली, आखिर उन्हें उत्पादन करना कैसे है, ठीक है बच्चों। दूसरा क्या था? सिस्टम ऑफ रिसोर्सेज अलोकेशन, यानी कि व्हाट टू प्रोड्यूस, यानी कि हमारे जितने भी रिसोर्सेज है उनको अलोकेट करेंगे तभी तो जाके कोई प्रोडक्ट बनेगा। तो ये किसको डिफाइन कर रहा है? व्हाट टू प्रोड्यूस, यानी कि क्या बनाना है, ठीक है बच्चों। थर्ड सिस्टम क्या आता है? द सिस्टम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन द इकोनॉमी, यानी कि होम टू प्रोड्यूस, यानी कि देखो अर्थव्यवस्था में वस्तुओं तथा सेवाओं के वितरण की प्रणाली। देखो, इसका मतलब है कि हमारी कंट्री में जो भी हम गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करेंगे, सबसे पहले हम क्या सोचेंगे कि हमें क्या बनाना है, दूसरा हम क्या सोचेंगे कैसे बनाना है, तीसरा क्या होगा कि हमें वो किसके लिए बनाना है, मतलब जो उसकी टारगेट ऑडियंस है, हमें वहां तक उनके पास तक वो गुड्स पहुंचाने भी तो पड़ेंगे ना। तो थर्ड पॉइंट में वही बात करिए, होम टू प्रोड्यूस की किसके लिए बनाना है। यही सारी चीज हमारे किसमें? इकोनॉमिक सिस्टम यानी कि सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमी में इंक्लूड होती है। इतना क्लियर सब बच्चों को? जो हमारा अगला टॉपिक आता है वो आता है टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक सिस्टम, यानी कि आर्थिक प्रणाली। जो भी हमने देखी थी पीछे, उसके कितने अलग अलग तरह के टाइप्स होते हैं। 3 तरह के होते हैं, आप ये 11th क्लास में पढ़ के आ चुके हो, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, सोशलिस्ट इकोनॉमी, मिक्स्ड इकोनॉमी, ठीक है। वही चीज़ यहाँ पे दोबारा देख लेते हैं। कैपिटलिस्ट इकोनॉमी इज अ इकोनॉमी इन विच मीन्स ऑफ प्रोडक्शन आर ओन, कंट्रोल एंड ऑपरेट बाय प्राइवेट सेक्टर, यानी कि कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, एक ऐसी अर्थव्यवस्था है जिसमें हमारी जो मीन्स ऑफ प्रोडक्शन यानी कि उत्पादन के साधन, जिनकी मदद से हम ऐसे रिसोर्सेज जिनकी मदद से हम जो है कुछ भी गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस कर पा रहे हैं,
उनका स्वामित्व यानी कि उन्हें ओन कौन करता है, कंट्रोल यानी कि नियंत्रण कौन करता है, और ऑपरेट यानी कि संचालन कौन करता है, निजी क्षेत्र यानी कि प्राइवेट सेक्टर। इसका मतलब क्या हुआ, अगर कैपिटलिस्ट इकोनॉमी है ना तो उसमें गुड्स एंड सर्विसेज के प्रोडक्शन से रिलेटेड कोई भी काम गवर्नमेंट सेक्टर नहीं करने वाला। इतना क्लियर सब बच्चों को। तो बच्चों लोग अब अगर बात करें कि कैपिटलिस्ट इकोनॉमी यानी कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की क्या क्या विशेषता यानी कि फीचर्स होते हैं, तो इसमें सबसे पहला आता है मीन्स ऑफ प्रोडक्शन आर ओन बाय प्राइवेट सेक्टर, यानी कि हमारे जितने भी उत्पादन के साधन है वो किसके पास होते हैं, निजी क्षेत्र यानी कि प्राइवेट सेक्टर के पास होते हैं। दूसरा क्या आता है, मोटिव क्या होता है प्राइवेट सेक्टर का कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, क्या होता है, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, क्योंकि देखो अगर प्राइवेट सेक्टर है ना तो वो जो भी काम करेगा वो किसके लिए करेगा, प्रॉफिट के लिए। तीसरा क्या आता है, ओनली दोज गुड्स आर प्रोड्यूस विच कैन बी सोल्ड एट प्रॉफिट, यानी कि जो प्राइवेट सेक्टर होता है वो सिर्फ वही गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस करेगा जो मार्केट में प्रॉफिट पर बेची जा सके। इतना क्लियर सब बच्चों को। थर्ड आता है, गुड्स आर प्रोड्यूस ओनली फॉर दोज हु हैव एबिलिटी टू बाय, यानी कि उत्पादन केवल उन्हीं के लिए किया जाता है जिनके पास उन्हें खरीदने की क्षमता होती है। सिंपल सी बात है, जो पर्सन किसी भी गुड्स एंड सर्विसेज के लिए पैसे देने के लिए तैयार होगा, हम गुड्स एंड सर्विसेज बनाएंगे किसके लिए, उसी पर्सन के लिए बनाएंगे, ठीक है। तो प्राइवेट सेक्टर किसके लिए गुड्स बनाता है, जो उसे खरीदने की क्षमता रखता है। आखिरी पॉइंट हमारा फीचर क्या आता है, रोल ऑफ गवर्नमेंट। देखो अब ऐसा नहीं है कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में गवर्नमेंट का कुछ भी रोल नहीं होता, गवर्नमेंट का रोल होता है, बट वो किस लिए होता है, सिर्फ टू मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर, यानी कि अर्थव्यवस्था में कानून व्यवस्था बनाए रखना ही क्या काम होता है, सिर्फ गवर्नमेंट का काम होता है, किसमें, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में। इतना क्लियर सब बच्चों को। अब बच्चों अगर हम बात करें कि कैपिटलिस्ट इकोनॉमी यानी कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के क्या क्या मेरिट यानी कि गुण और डीमेरिट यानी कि अवगुण होते हैं वो देखते हैं। मेरिट और डीमेरिट जो है फीचर्स में ही निकाल लिए जाते हैं, ठीक है बच्चों। देखो सबसे पहला मेरिट क्या होगा, प्रमोट सेल्फ इंटरेस्ट। सेल्फ इंटरेस्ट मतलब कि हम जो है ना, अगर जो प्राइवेट सेक्टर होता है वो सबसे पहले अपने लिए कोई भी काम करता है, ठीक है, वो मतलब प्रॉफिट के लिए ज़्यादा काम करता है। सेकंड क्या है, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। अब देखो प्राइवेट सेक्टर काम ही प्रॉफिट के लिए कर रहा है तो प्रॉफिट तो ज़्यादा ही होगा, यानी कि अधिकतम लाभ। थर्ड क्या होता है, जीडीपी ग्रोथ। देखो जितना ज़्यादा प्रॉफिट होगा उतनी ज़्यादा प्रोडक्शन और उतना ही ज़्यादा क्या होगी हमारी जीडीपी ग्रोथ। और ये जीडीपी ग्रोथ ऐसा पॉइंट है, आप इंडियन इकोनॉमिक्स में अगर आपको किसी भी टॉपिक के फीचर्स मेरिट डीमेरिट कुछ भी पूछ लेना, आप डाल देना जीडीपी ग्रोथ, ठीक है। ये पॉइंट ऐसा है, ये सदाबहार पॉइंट है, कहीं भी डल जाएगा। अब डीमेरिट की बात करें कैपिटलिस्ट इकोनॉमी की, तो वो क्या थे, इग्नोर कलेक्टिव इंटरेस्ट यानी कि सामूहिक हित की उपेक्षा। इसका मतलब क्या है, कलेक्टिव इंटरेस्ट। देखो अगर कोई भी पब्लिक सेक्टर यानी कि गवर्नमेंट अगर कुछ भी काम करती थी ना तो वो सोशल वेलफेयर के लिए करती थी, यानी कि वो सारे लोगों को एक साथ समझ के चलती थी। बट प्राइवेट सेक्टर किसके लिए काम करता है, जो प्रोडक्ट को खरीदने के लिए क्षमता रखता है, यानी कि जिसके पास उस प्रोडक्ट को खरीदने के पैसे होते हैं, प्राइवेट सेक्टर उसके लिए काम करता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है ना, कलेक्टिव इंटरेस्ट इग्नोर हो जाता है, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिनके पास जिन्हें गुड्स की नीड तो है बट उनके पास पैसे नहीं होते थे, ठीक है। सेकंड आता है ग्रोथ विदाउट सोशल जस्टिस। यहाँ पे देखो ग्रोथ तो हो रही है बट सोशल वेलफेयर यानी कि सोशल जस्टिस नहीं हो पाता है। थर्ड क्या आता है, गुड्स आर प्रोड्यूस्ड फॉर रिच, यानी कि यहाँ पे सिर्फ जो है अमीर लोगों के लिए ही गुड्स जो है प्रोड्यूस करे जाते हैं। तो बच्चों यहाँ पे हमारा पूरा का पूरा कैपिटलिस्ट इकोनॉमी का टॉपिक खत्म हो जाता है। आई होप कि आपको ये अच्छे से समझ आया होगा। तो बच्चे लोग अब जो हमारा अगला टॉपिक आता है वो आता है सोशलिस्ट इकोनॉमी यानी कि समाजवादी अर्थव्यवस्था। देखो जैसे कैपिटलिस्ट इकोनॉमी क्या आती है, जिसमें सारे के सारे हमारे जितने भी प्रोडक्शन से रिलेटेड रिसोर्सेज थे वो किसके पास थे, प्राइवेट सेक्टर। सोशलिस्ट इकोनॉमी में क्या होगा, वो सारे रिसोर्सेज किसके पास होंगे, गवर्नमेंट सेक्टर यानी कि पब्लिक सेक्टर के पास होंगे, ठीक है। सोशलिस्ट इकोनॉमी इज अ इकोनॉमी इन विच मीन्स ऑफ प्रोडक्शन आर ओन कंट्रोल एंड ऑपरेट बाय गवर्नमेंट और पब्लिक सेक्टर। सिंपल जो मैंने आपको अभी अभी बताया। हिंदी में देखें, समाजवादी अर्थव्यवस्था वह अर्थव्यवस्था है जिसमें उत्पादन के संसाधनों की का स्वामित्व, नियंत्रण और संचालन सरकार द्वारा किया जाता है। इतना क्लियर सब बच्चों को। तो बच्चों अब अगर बात करें कि हमारे सोशलिस्ट इकोनॉमी के क्या क्या फीचर हैं यानी कि समाजवादी अर्थव्यवस्था के क्या क्या विशेषताएं, सबसे पहले आता है मीन्स ऑफ प्रोडक्शन आर कलेक्टिवली ओन बाय द सोसाइटी एज होल, यानी कि देखो हमारे जितने भी प्रोडक्शन से रिलेटेड रिसोर्सेज है ना वो पब्लिक सेक्टर यानी कि गवर्नमेंट ओन करती है, और गवर्नमेंट अगर उन रिसोर्सेज से कुछ भी काम करेगी ना तो वो किसके लिए काम करेगी, सोशल वेलफेयर के लिए। इसलिए यहाँ पे बोला है कि जितने हमारे रिसोर्सेज है वो एज अ सोसाइटी ने कलेक्टिवली ओन करे होते हैं। इतना क्लियर सब बच्चों को। उत्पादन के संसाधनों पर संपूर्ण रूप से समाज का स्वामित्व होता है। सिंपल देखो, अब देखो जैसे कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में हमारा मोटिव क्या था, वहाँ पे प्राइवेट सेक्टर काम कर रहा था तो वो प्रॉफिट के लिए काम करता था, ठीक है। ऐसे ही सोशलिस्ट इकोनॉमी में कौन काम कर रही है, गवर्नमेंट। गवर्नमेंट का मोटिव क्या होता है, मैक्सिमाइजेशन ऑफ सोशल वेलफेयर यानी कि सामाजिक लाभ जितना ज़्यादा हो उतना ज़्यादा अच्छा होता है। इतना क्लियर सब बच्चों को। थर्ड पॉइंट हमारा जो लास्ट फीचर आता है, डायरेक्ट पार्टिसिपेशन ऑफ गवर्नमेंट इन प्रोडक्शन प्रोसेस, यानी कि जो हमारी सरकार है उसका डायरेक्ट पार्टिसिपेशन होता है किसमें, प्रोडक्शन प्रोसेस में। सिंपल पॉइंट है, ये आप 11th में इकोनॉमिक्स में भी और बिजनेस स्टडी में भी पढ़ के आ चुके हो।
पर सोशलिस्ट इकोनॉमी यानी कि समाजवादी अर्थव्यवस्था के मेरिट यानी कि गुण और डीमेरिट यानी कि अवगुण की बात करें तो वो क्या है। सबसे पहले देखो मेरिट क्या है, इक्वालिटी इन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम मतलब देखो, हाँ, अगर गवर्नमेंट कोई भी काम करती है वो तो सबके भले के लिए करती है, यानी कि सोशल वेलफेयर करती है। तो जितनी भी हमारी इनकम होती है ना, यानी कि जितने भी हमारे रिसोर्सेज होते हैं वो सबके पास इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होते हैं। इतना क्लियर सब बच्चों को। बेस ऑफ प्रिंसिपल इज सोशल वेलफेयर यानी कि सोशल जस्टिस, बहुत बार देख चुके हैं इस पॉइंट को, ठीक है, कि गवर्नमेंट जो है सोशल जस्टिस यानी कि सोशल वेलफेयर, सामाजिक लाभ के लिए काम करती है। इतना क्लियर। डीमेरिट क्या होंगे, स्लो जीडीपी ग्रोथ, यानी कि देखो अगर कहीं भी काम प्रॉफिट के लिए नहीं हो रहा, यानी कि जो भी काम हो रहा है वो जो भी प्रोडक्शन हो रही है वो सिर्फ किसके लिए, सोशल वेलफेयर के लिए हो रही है, तो उसके लिए उसकी वजह से क्या होगी, जीडीपी ग्रोथ होगी तो, बट वो बहुत ज़्यादा स्लो होगी, तो इसलिए यहाँ पे क्या हो गया, एक डीमेरिट। इग्नोर प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, यहाँ पे देखो हम प्रॉफिट के बारे में सोच ही नहीं रहे हैं, तो इसका ये क्या हो गया, एक डीमेरिट हो गया। मतलब देखो आपने क्या देखा, जितने आपके कैपिटलिस्ट इकोनॉमी के मेरिट थे ना वो यहाँ के डीमेरिट बन जाएंगे, और जितने कैपिटलिस्ट इकोनॉमी के डीमेरिट थे ना वो सोशलिस्ट में आके मेरिट बन जाएंगे। इतना क्लियर सब बच्चों को। हमारा इकोनॉमिक सिस्टम का लास्ट टाइप आता है, वो आता है मिक्स्ड इकोनॉमी यानी कि मिश्रित अर्थव्यवस्था। अब देखो जैसे हमने कैपिटलिस्ट इकोनॉमी देखी यानी कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, उसमें हमारे उत्पादन के जो साधन है, मीन्स ऑफ प्रोडक्शन, उन्हें कौन कंट्रोल करता है, प्राइवेट सेक्टर। सोशलिस्ट इकोनॉमी में कौन कंट्रोल करता है, गवर्नमेंट सेक्टर। अब ये क्या है, मिक्स्ड इकोनॉमी। मिक्स्ड इकोनॉमी में कौन कंट्रोल करेगा, दोनों साथ मिलकर करेंगे, यानी कि प्राइवेट सेक्टर भी कंट्रोल करेगा और गवर्नमेंट सेक्टर भी कंट्रोल करेगा। इतना क्लियर सब बच्चों को। देखो मिक्स्ड इकोनॉमी इज इकोनॉमी इन विच मीन्स ऑफ प्रोडक्शन आर जॉइंटली ओन। जॉइंटली मतलब प्राइवेट सेक्टर और गवर्नमेंट सेक्टर दोनों ओन करते हैं, ओन, कंट्रोल एंड ऑपरेट बाय प्राइवेट सेक्टर एंड पब्लिक सेक्टर। इतना क्लियर सब बच्चों को। मिश्रित अर्थव्यवस्था वह अर्थव्यवस्था है जिसमें उत्पादन के संसाधनों का स्वामित्व, नियंत्रण और संचालन निजी क्षेत्र और सार्वजनिक क्षेत्र द्वारा साथ मिलकर किया जाता है। इतना सिंपल है ये टॉपिक, ठीक है बच्चों। अब देखो फीचर्स क्या क्या थे हमारे मिक्स्ड इकोनॉमी यानी कि मिश्रित अर्थव्यवस्था के। सबसे पहला, मीन्स ऑफ प्रोडक्शन आर ओन बाय द प्राइवेट सेक्टर एज वेल एज द गवर्नमेंट सेक्टर, यानी कि प्राइवेट सेक्टर और गवर्नमेंट सेक्टर दोनों साथ मिलकर हमारे मीन्स ऑफ प्रोडक्शन यानी कि उत्पादन के संसाधनों को ओन करते थे, ठीक है। सेकंड पॉइंट का आता है हमारा फीचर्स का, इन प्राइवेट सेक्टर प्रोडक्शन डिसीजन आर गवर्न बाय प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। अगर देखो प्राइवेट सेक्टर काम कर रहा है वो किसके लिए काम करता था, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन के लिए। इतना क्लियर सब बच्चों को। और वही जो हमारा पब्लिक सेक्टर था वो किस लिए काम कर रहा था, सोशल वेलफेयर के लिए। देखो मिक्स्ड इकोनॉमी में क्या हुआ ना, प्राइवेट सेक्टर गवर्नमेंट सेक्टर दोनों आ गए, तो प्राइवेट क्या करने लगा, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन पे फोकस करने लगा, गवर्नमेंट किस पे फोकस करने लगी, सोशल वेलफेयर पे। तो दोनों प्रॉब्लम आपस में सोल्व हो गई थी, ठीक है बच्चों। बोथ प्राइवेट एंड पब्लिक सेक्टर प्ले सिग्निफिकेंट रोल इन प्रोडक्शन प्रोसेस। और कोई भी ऐसा नहीं है कि कोई सुपीरियर है कोई लोअर है, दोनों ही सेक्टर यानी कि प्राइवेट सेक्टर हो या पब्लिक सेक्टर, निजी क्षेत्र हो या सरकारी क्षेत्र, दोनों ही इकोनॉमी में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। इतना क्लियर सब बच्चों को। आई होप कि आपको मिक्स्ड इकोनॉमी यानी कि मिश्रित अर्थव्यवस्था के ये जितने भी फीचर मैंने आपको बताए ये आपको अच्छे से समझ आ गए होंगे। तो बच्चों लोग अब अगर बात करें कि हमारे मिक्स्ड इकोनॉमी के क्या क्या मेरिट है और क्या क्या डीमेरिट है। सबसे पहले देखो जितने भी हमारे कैपिटलिस्ट इकोनॉमी और सोशलिस्ट इकोनॉमी के मेरिट है ना वो सारे तो कंबाइन होंगे और साथ में क्या जाएगा, जीडीपी ग्रोथ आ जाएगा, सोशल जस्टिस और सोशल वेलफेयर वगैरह प्रमोट होगा, ये सब आ जाएगा, ठीक है। जो सारे मेरिट हम पढ़ के आ चुके हैं वही सारे यहाँ रिपीट हो रहे हैं। डीमेरिट क्या था, मिक्स्ड इकोनॉमी का सबसे बड़ा सिर्फ एक ही डीमेरिट था, वो क्या था, करप्शन। कि देखो डीमेरिट मिक्स्ड इकोनॉमी में क्या हुआ, प्राइवेट सेक्टर में जो प्राइवेट सेक्टर वाली प्रॉब्लम यानी कि सोशल वेलफेयर नहीं हो रहा था वो भी होने लगा था, प्लस गवर्नमेंट सेक्टर में क्या प्रॉब्लम थी, प्रॉफिट नहीं हो रहा था वो भी होने लगा था मिक्स्ड इकोनॉमी में। बट सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या आ गई, बीच में करप्शन बहुत होता था, ठीक है। तो मिक्स्ड इकोनॉमी का एक डीमेरिट क्या है, करप्शन। इतना क्लियर। और हाँ देखो इंडिया अडॉप्ट मिक्स्ड इकोनॉमी, और इंडिया में कौन सा सिस्टम चलता है, मिक्स्ड इकोनॉमी सिस्टम। इसलिए आप देखोगे जो गवर्नमेंट है वो भी प्रोडक्शन करती है और प्राइवेट सेक्टर भी प्रोडक्शन करता है। तो बच्चा लोग अब इस चैप्टर का लास्ट और सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है, क्योंकि इस चैप्टर में अब बचा हुआ इंपॉर्टेंट टॉपिक बस यही है, क्योंकि बाकी सारे वो काट चुके हैं, ठीक है। सबसे पहले क्या आता है, कॉमन गोल्स ऑफ 5 ईयर प्लान। मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था 5 ईयर प्लान क्या आते हैं कि 5-5 साल के अलग अलग प्लान बनाए गए थे जिसमें इकोनॉमी में अलग अलग तरह की प्रॉब्लम्स पर फोकस किया गया था। सबसे पहला 5 ईयर प्लान आया था 1951 में आया था। कब तक चला था, 1956 तक चला था, ठीक है। ये एमसीक्यू में पूछा जा सकता है। फर्स्ट 5 ईयर प्लान में किस पे फोकस किया गया था, एग्रीकल्चर सेक्टर पे। सेकंड 5 ईयर प्लान जो 1956 में स्टार्ट हुआ था उस पे किस पे फोकस किया गया था, इंडस्ट्रियल सेक्टर पे। ये आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है बच्चों। अब बात करें कि कॉमन गोल्स ऑफ 5 ईयर प्लान क्या होते हैं। देखो जो हमारा सबसे पहला कॉमन गोल था 5 ईयर प्लान का वो क्या था, जीडीपी ग्रोथ यानी कि सकल घरेलू उत्पाद में वृद्धि। अब देखो 5 ईयर प्लान यानी कि पंचवर्षीय योजना बोला जाता है जिन्हें, इन्हें लाया ही क्यों गया था। सबसे पहले देखो इंडिया की जीडीपी बहुत कम थी, ठीक है, वो तो ग्रो करनी ही पड़ेगी, ठीक है, वैसे वरना इंडिया कैसे चलेगा। और मैंने भी आपको पीछे बोला था ना जीडीपी ग्रोथ वाला पॉइंट हर जगह आएगा, ठीक है, तो ये आप कहीं भी लगा सकते हो। तो यहाँ पे भी आगे जीडीपी ग्रोथ। इतना क्लियर सब बच्चों को। सबसे पहला क्या इसमें क्या था, इंक्रीज इन जीडीपी इंप्लाइज इंक्रीज इन लेवल ऑफ आउटपुट इन द इकोनॉमी, यानी कि हमारी अर्थव्यवस्था में जितनी भी सकल घरेलू उत्पाद यानी कि जीडीपी बढ़ेगी उतनी ही ज्यादा हमारी कंट्री में क्या होगा, प्रोडक्शन इंक्रीज होगा। इतना क्लियर सब बच्चों को।
इट मीन्स इंक्रीज इन फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विस इन द इकोनॉमी, यानी कि देखो हमारी अर्थव्यवस्था में जितनी ज़्यादा जीडीपी यानी कि सकल घरेलू उत्पाद इंक्रीज होगी, उतना ही हमारी इकोनॉमी में जो गुड्स एंड सर्विसेज यानी कि वस्तु तथा सेवाओं का जो प्रवाह यानी कि फ्लो है वो भी इंक्रीज होगा। ठीक है बच्चों, इट इंक्रीज इन जीडीपी डिपेंड्स ऑन 2 फैक्टर। अब देखो हमारी जो जीडीपी में वृद्धि होती है ना, वो 2 फैक्टर पर डिपेंड करती है। सबसे पहला कहता है इंक्रीज इन रिसोर्सेज बेस ऑफ द कंट्री, यानी कि हमारी कंट्री में जितने भी रिसोर्सेज है उनको इंक्रीज कर लिया जाए। ठीक है, क्योंकि देखो हमारे पास रिसोर्सेज लिमिटेड है, अब हम चाहे कितनी भी मेहनत कर लें हम उन रिसोर्सेज से एक लिमिट तक प्रोडक्शन कर सकते हैं, बट अगर हम उन रिसोर्सेज को इंक्रीज कर पाए ना तो हम ज़्यादा प्रोडक्शन कर सकते हैं, तो हमारी क्या होगी, जीडीपी भी ज़्यादा होगी। फिर इन प्रोडक्टिविटी थ्रू न्यू टेक्नोलॉजी। अब देखो इसका मतलब क्या है कि हमारी अर्थव्यवस्था में हमारे पास जितने भी रिसोर्सेज है वो तो लिमिटेड है, अब हम उन्हें इंक्रीज नहीं कर सकते ना, तो क्या करते हैं कि जो नई नई टेक्नोलॉजी आ रही है, जो न्यू टेक्नोलॉजी आ रही है मार्केट में, उनकी मदद से हम क्या करते हैं कि हम अपने उन्हीं रिसोर्सेज में प्रोडक्शन करते हैं ताकि प्रोडक्टिविटी ज़्यादा मिल सके। तो बच्चों लोग अब जो हमारा अगला कॉमन गोल्स आता है किसका, 5 ईयर प्लान का, वो क्या आता है, मॉडर्नाइजेशन यानी कि आधुनिकीकरण। अब देखो इसका बेसिक मीनिंग क्या होता है, इसका मतलब है कि प्रोडक्शन प्रोसेस में ना न्यू टेक्नोलॉजी को इन्वॉल्व करना यानी कि न्यू टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करना। ठीक है बच्चों, अब ये टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसे याद करना क्योंकि एग्जाम में डायरेक्टली 2 से 3 नंबर का पूछा जा सकता है। इसका मतलब क्या होता है, इट मीन्स अपडेटिंग एंड अडोप्टेशन ऑफ मॉडर्न टेक्नोलॉजी इन द प्रोसेस ऑफ ग्रोथ, यानी कि ग्रोथ के प्रोसेस में यानी कि प्रोडक्शन के प्रोसेस में न्यू टेक्नोलॉजी को अपडेट करना या अडोप्ट करना। आउटपुट कैन बी इंक्रीज आइदर बाय इंक्रीजिंग रिसोर्सेज, जो भी हमने ऊपर देखा, या तो आउटपुट रिसोर्सेज यानी कि संसाधन की मदद से बढ़ सकता है, या न्यू टेक्नोलॉजी यानी कि नई तकनीकी की वजह से इंक्रीज हो सकता है। ठीक है, दूसरा हमें क्या बोला है कि साइंस ने हमें अलग अलग तरह के बहुत सारे अलग अलग तरीके बताए हैं जिनकी मदद से हम टेक्नोलॉजी को यूज़ करते हुए प्रोडक्शन को इंक्रीज कर सकते हैं। तो यही सारी बकवास है, ये आपको घुमा फिरा के लिखना होगा, 4-5 लाइन में लिख देना, 2-3 नंबर का क्वेश्चन हंसते हंसते पार हो जाएगा। तो बच्चों लोग यहाँ पे मैंने बस जो मॉडर्नाइजेशन वाला वो टॉपिक था ना उसे हिंदी में लिखा हुआ है, आप एक बार पोस्ट करके रीड कर सकते हो। अगला पॉइंट आता है हमारा सेल्फ रिलायंस एंड सेल्फ सफिशिएंसी, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब इसका मतलब देखो होता क्या है, इट मीन्स स्टेट ऑफ नॉन डिपेंडेंस ऑन रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड फॉर द फाइनेंशियल रिसोर्सेज एंड फॉर एसेंशियल सप्लाई इन द डोमेस्टिक इकोनॉमी। अब इसका मतलब है कि ना हमें सेल्फ रिलायंस यानी कि आत्मनिर्भर बनना है, ताकि हमें चाहे किसी भी चीज़ से रिलेटेड हो, चाहे वो प्रोडक्शन से रिलेटेड हो, गुड्स एंड सर्विसेज हो, या फाइनेंशियल रिसोर्सेज भी ना हमें बाकी कंट्रियों से इम्पोर्ट ना करने पड़े, यानी कि हमें बाकी कंट्रियों से हेल्प ना लेनी पड़े। हमें इतना ज़्यादा सेल्फ रिलायंस और सेल्फ सफिशिएंट बनना है। इतना क्लियर सब बच्चों को? तो बच्चों लोग अब जो हमारा लास्ट टॉपिक आता है कॉमन गोल्स ऑफ 5 ईयर प्लान का, वो आता है इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन और इक्वालिटी। इसका मतलब है कि हमारी कंट्री में जितने भी रिसोर्सेज है ना वो लोगों के पास इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होने चाहिए। इतना क्लियर सब बच्चों को? क्योंकि जितने भी रिसोर्सेज है उन पे सबका बराबर बराबर हक है और सबको इक्वालिटी मिलनी चाहिए। देखो ग्रोथ सर्व वर्चुअली नो पर्पस इन अ सोसाइटी वेयर रिच टेंड टू बिकम रिचर एंड पुअर टेंड टू बिकम पुअर, यानी कि ऐसी सोसाइटी में ग्रोथ का कोई भी फायदा नहीं है जिस सोसाइटी में जो अमीर है वो और अमीर होते जा रहे हैं और जो गरीब है वो और गरीब होते जा रहे हैं। ठीक है, और क्या है, बेनिफिट ऑफ ग्रोथ मस्ट स्प्रेड अक्रॉस ऑल द सेक्शन ऑफ द सोसाइटी, यानी कि हमारी कंट्री में अगर ग्रोथ हो रही है ना तो उसके जितने भी बेनिफिट है वो हमारी कंट्री के हर सेक्शन के पास इक्वली पहुंचने चाहिए, सो दैट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम बिकम इक्वल, ताकि जो हमारी कंट्री में जो इनकम है ना वो भी इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो सके। ऐसा नहीं होना चाहिए अमीरों के पास ज़्यादा पैसा चला गया, गरीबों के पास कुछ भी नहीं आया। इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एम्प्लाइज सोशल इक्वालिटी, और अगर ये होता है इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम यानी कि हमारी आय का वितरण जो है बराबर रहता है, तो इसकी वजह से क्या होता है, सोशल इक्वालिटी यानी कि सोशल वेलफेयर ज़्यादा से ज़्यादा होता है। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे हमारा ये पूरा चैप्टर खत्म हो जाता है। हमने हमारे 4 गोल थे किसके, कॉमन गोल्स ऑफ 5 ईयर प्लान, यानी कि हमारे 5 ईयर प्लान की 4 गोल थे वो भी हमने अच्छे से देख लिया, हमारे कौन कौन से इकोनॉमिक सिस्टम थे वो भी हमने अच्छे से देख लिए। ठीक है बच्चों, अब ये टॉपिक वो थे जो आपके एग्जाम में आने हैं। ठीक है, ये आपके कोर्स का पार्ट है। अगर आपकी बुक में कोई एक आधा टॉपिक एक्स्ट्रा दे रखा हो ना तो आप उसे सेल्फ रीड कर सकते हो, क्योंकि इस चैप्टर इन इंडियन इकोनॉमिक्स में ज़्यादा कुछ समझाने वाले टॉपिक है नहीं, एक रीड करोगे समझ आ जाएगा। ठीक है बच्चों, बट जो आपके कोर्स में है वो मैंने आप यहाँ पे एक अच्छे से कवर कर लिया है। ठीक है बच्चों, अब अगर ये वाला जो पॉइंट था लास्ट वाला, इस किसी को हिंदी में रीड करना है तो वो यहाँ से कर सकता है। एक मिनट, ये हाँ ठीक है, यहाँ से आप इसे हिंदी में रीड कर सकते हो, और वैसे ये वाले नोट्स जो है ना आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएंगे। तो आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, आपको सारे टॉपिक अच्छे से समझ आ गए होंगे। ठीक है बच्चों, नोट्स आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। अगर किसी ने लास्ट वाले चैप्टर का 1 शॉट वीडियो नहीं देखा तो उसकी लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, जाके चेकआउट कर सकते हैं। मैं मिलूंगा आपको सीधा अगली वीडियो में एक नए चैप्टर के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।